जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और उन सभी लोगों को भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का फॉर्म भरा है और जो यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारी जो थ्योरी क्लास है वो मॉर्निंग में हो रही है। आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो बोलिए मैं आगे कंटिन्यू करूं। अगर नहीं अच्छी लग रही है, नहीं समझ में आ रही, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, तो मैं उसको नहीं करूँगी, ओनली क्वेश्चंस ही कराऊँगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। और ये जो हमारी सीरीज है ये रेगुलर वे में हो रही है, डेली 30 क्वेश्चन वाली सीरीज है और इवनिंग में हो रही है। पहला क्वेश्चन है इसका, सीरीज ये आज हमारी सीरीज का थर्ड डे है। कौन सा डे है? थर्ड डे। आशा सहयोगिनी किस विभाग की कर्मचारी हैं? आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आशा सहयोगिनी किस विभाग की कर्मचारी हैं। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन सी समेकित बाल विकास परियोजना, ऑप्शन डी पंचायती राज। आपको बताना है कि आशा सहयोगिनी किस विभाग की कर्मचारी हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, समेकित बाल विकास परियोजना। तो आशा सहयोगिनी किस विभाग की कर्मचारी हैं? समेकित बाल विकास परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। CHC, यहाँ पे CHC के बारे में पूछ रहा है। CHC का पूरा नाम है, ऑप्शन ए कॉमन हेल्थ सेंटर, ऑप्शन बी कॉमन हेल्थ केयर, ऑप्शन सी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन डी कम्युनिटी हेल्थ केयर। आपको बताना है CHC का पूरा नाम। तो सबसे पहले बता दें, जो CHC स्थापित होती है वो मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 की जनसंख्या पे, जबकि पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्रों में 80,000 की जनसंख्या पे स्थापित होती। तो CHC का जो संगठन होता है या जहाँ पे स्थापित होती है, तो कितनी जनसंख्या? मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 की जनसंख्या और पहाड़ी क्षेत्रों में 80,000। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कितनी जनसंख्या पे CHC स्थापित होती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैदानी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पे होती है और पहाड़ी क्षेत्र में। और टोटल CHC पे जो स्टाफ होता है वो 25 का होता है। कितना होता है? 25 स्टाफ में होते हैं लोग। कितने लोग? 25 लोग। CHC जो है रेफरल यूनिट का भी काम करता है और इसके अंतर्गत 4 PSC आते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। कितने PSC आते हैं? 4। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने आते हैं? 4 आते हैं। तो CHC का फुल फॉर्म है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ORS में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? यहाँ पर पूछ रहा है ORS में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए सोडियम और फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी सोडियम व ग्लूकोज, ऑप्शन सी कैल्शियम और ग्लूकोज, ऑप्शन डी कैल्शियम और फ्रुक्टोज। आपसे पूछा है ORS में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। सबसे पहले तो मैं बताया ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ORS का डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। तो ORS का फुल फॉर्म क्या? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS जो WHO के द्वारा नया फार्मूला दिया गया है उसमें क्या क्या शामिल होता है ORS में? उसमें शामिल होता है ORS में सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज इनहाइड्रस, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट। ये 4 चीज़ें मेन हैं, आप लोग अच्छे से इनको नोट कर लीजिए। सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज इनहाइड्रस, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट। घर में ORS कैसे बनाते हैं? तो घर में कैसे बनाते हैं? 1 लीटर पानी में 6 स्पून शुगर लेते हैं
और हाफ स्पून सॉल्ट नमक लेते हैं और उसको उसमें मिक्स करते हैं। ORS किसके लिए यूज करते हैं? तो डायरिया और डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो ORS किससे प्रिवेंट करता है? डायरिया और डिहाइड्रेशन से। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम और ग्लूकोज। सोडियम और ग्लूकोज मुख्य रूप से शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष नसबंदी का स्थायी तरीका कौन सा है? यहाँ पे परमानेंट मेथड की बात कर रहे हैं कि परमानेंट मेथड कौन सा है मेल में। ऑप्शन ए कंडोम का प्रयोग, ऑप्शन बी वेसेक्टमी, ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन डी IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड पूछ रहा है कि मेल में कौन सा होता है। तो मेल में क्या होता है? वेसेक्टमी होता है। और फीमेल में परमानेंट मेथड कौन सा होता है? ट्यूबेक्टोमी होता है। बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर कर लीजिएगा। मेल में वेसेक्टमी होता है परमानेंट मेथड और फीमेल में ट्यूबेक्टमी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, वेसेक्टमी। और कंडोम का प्रयोग ये कौन सा होता है? ये कौन सा मेथड है? टेम्परेरी मेथड है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यहाँ पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1965। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जन्म दर को कम करना और जनसंख्या को नियंत्रित करना। जन्म दर को कम करके जनसंख्या को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का। अब भारत दुनिया का पहला देश था जिसने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 1952। कब हुआ था? 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग रीड कीजिए और आंसर कीजिए। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का प्रयोग क्या शुद्ध करने के लिए किया जाता है? पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का प्रयोग क्या शुद्ध करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी मांस, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी दूध, मिल्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दूध। अब पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? फिल्टर। क्या करते हैं? फिल्टर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मिल्क, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए। स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे सार्वभौमिक स्वीकार सूचक है। स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे सार्वभौमिक स्वीकार सूचक है। ऑप्शन ए अवरोधित मृत्यु दर, जैसे क्रूड डेथ रेट बोलते हैं। ऑप्शन बी शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन सी केस मृत्यु दर, ऑप्शन डी वयस्क मृत्यु दर। यहाँ पूछ रहा है कि स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे सार्वभौमिक स्वीकार सूचक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव की चिकित्सीय स्पष्ट बीमारी को प्रेरित करने की क्षमता को कहा जाता है। एक जीव की चिकित्सीय स्पष्ट बीमारी को प्रेरित करने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए पैथोजेनिसिटी, ऑप्शन बी संक्रामकता, ऑप्शन सी वायरलेंस, ऑप्शन डी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी। यहाँ कह रहा है कि एक जीव की चिकित्सीय स्पष्ट बीमारी को प्रेरित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोग पढ़िए और कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए। जीवन शैली में परिवर्तन किसका एक उदाहरण है? जीवन शैली लाइफ स्टाइल में चेंजेस किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए प्राथमिक रोकथाम, ऑप्शन बी माध्यमिक रोकथाम, ऑप्शन सी तृतीयक रोकथाम, ऑप्शन डी मौलिक रोकथाम। यहाँ पे प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल। प्रिवेंशन कितने प्रकार के होते हैं? प्रिवेंशन कितने स्तर पे होता है? तो 4 स्तर होते हैं। कितने लेवल होते हैं प्रिवेंशन के? तो प्रिवेंशन के 4 लेवल होते हैं। कौन कौन से? प्राइमोडियल लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल। प्राइमोडियल में क्या क्या आता है? तो जो हम बचपन में से ही अपनी आदतों को सही कर लेते हैं, लाइफ स्टाइल अपनी सही कर लेते हैं, तो वो जो चीज़ें आती हैं वो प्राइमोडियल लेवल में आती हैं कि हम अपना स्टार्टिंग से हर कुछ सही रखते हैं, अपना न्यूट्रिशन, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना रहन सहन, अपना खान पान और पहनावा ओढ़ावा, तो ये सारी चीज़ें प्राइमोडियल में आती हैं। प्राइमरी लेवल में क्या आता है? हेल्थ एजुकेशन होता है, एडिकेट न्यूट्रिशन होता है, रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन होती है। ये सब किस में आता है? प्राइमरी लेवल में। जो सेकेंडरी लेवल होता है उसमें अर्ली डायग्नोसिस होता है और उपयुक्त या एडिकेट उपचार होता है। सेकेंडरी लेवल। टर्सरी में क्या होता है? असमर्थता को सीमित रखना। अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई है तो उसको उतने तक ही सीमित रखना, आगे नहीं बढ़ने देना। और रिहेबिलिटेशन का प्रावधान होता है टर्सरी लेवल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, मौलिक रोकथाम या फिर प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? चारों के नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एक दूसरा दे के पूछ लेगा। तो प्रिवेंशन के कितने लेवल होते हैं? 4। प्राइमोडियल लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी। और सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन होते हैं प्राइमोडियल में, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सभी को पता होता है, प्राइमोडियल नहीं पता होता, और उसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इसमें कह रहा है कि लिंगानुपात किसके रूप में परिभाषित किया गया है? यहाँ पे लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात कर रहा है। ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन बी प्रति 1000 जन्मों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन सी प्रति 1000 जन्मों पर पुरुषों की संख्या, ऑप्शन डी प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। आपको बताना है कि सेक्स रेशियो को किस रूप में जानते हैं, परिभाषित करते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? सेक्स रेशियो का मतलब होता है किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात। लिंगानुपात की जो गणना है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से किया जाता है। भारत में सेक्स रेशियो कितना है? आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत का सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 मेल पे 943 फीमेल हैं। कितनी? 1000 पे 943 फीमेल हैं। तो सेक्स रेशियो कितना है? 943। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहाँ है? तो केरला में है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। आप लोग यूपी का सेक्स रेशियो कितना है कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं वेट करूंगी आप लोगों का। यूपी का सेक्स रेशियो कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि उसके बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है। अगर हुई भी है तो उसका कोई भी डाटा, कोई भी रिकॉर्ड अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो आप लोग बताएंगे कि यूपी का सेक्स रेशियो कितना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। स्वास्थ्य देखभाल टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन है? स्वास्थ्य देखभाल टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन है? ऑप्शन ए नर्स, ऑप्शन बी मरीज जिसे पेशेंट बोलते हैं, ऑप्शन सी चिकित्सक डॉक्टर, ऑप्शन डी नर्सिंग कर्मचारी। स्वास्थ्य देखभाल टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन है? आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मरीज। कौन है? मरीज, पेशेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्थूलकाय लोगों के लिए एक बड़ा खतरा कौन सा है? स्थूलकाय लोगों के लिए एक बड़ा खतरा कौन सा है? ऑप्शन ए स्ट्रोक, ऑप्शन बी कैंसर के कुछ प्रकार, ऑप्शन सी मधुमेह या डायबिटीज, ऑप्शन डी अन्य विकल्पों में सभी। आपको बताना है स्थूलकाय का मतलब होता है काफ़ी भारी भरकम लोग या मोटे लोग। लोगों के लिए एक बड़ा खतरा कौन सा है? आप लोग अपना आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, अन्य विकल्पों में सभी, मतलब सभी, ऑल ऑफ एबव। स्ट्रोक, कैंसर के कुछ प्रकार और डायबिटीज मधुमेह, ये सभी का खतरा होता है उन लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अधिनियम के तहत WHO के सूचनीय रोग हैं बाकी सभी छोड़ के, मतलब सिवाय एक को छोड़ के बाकी सभी हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अधिनियम के तहत WHO के सूचनीय रोग हैं बाकी सभी सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए कॉलरा, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी पीत ज्वर, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। पीत ज्वर का मतलब येलो फीवर। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी डिप्थीरिया। राइट आंसर ऑप्शन डी डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसके दौरान कॉपर टी का विपरीत संकेत होता है? किसके दौरान कॉपर टी का विपरीत संकेत होता है? ऑप्शन ए गर्भावस्था, ऑप्शन बी पैल्विक में संक्रमण, ऑप्शन सी हृदय रोग, ऑप्शन डी अन्य विकल्पों में से सभी। यहाँ कह रहा है कि किसके दौरान कॉपर टी का विपरीत संकेत होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर टाइप। जो कॉपर टी होती हैं वो मल्टी टाइप होती हैं, मल्टी टाइप की होती हैं, लेकिन कुछ मेन कॉपर टी होती हैं जिनको लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके बारे में बताएं। कॉपर टी 380A जो 10 ईयर के लिए लगाते हैं। कितने ईयर के लिए? ये 3-4 कॉपर टी हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। कॉपर टी 380A कितने ईयर के लिए लगाते हैं? 10 ईयर के लिए, 10 साल के लिए लगाते हैं, उसके बाद बदल देते, हटा देते। फिर कॉपर टी आता है 200, ये नंबर हैं कॉपर टी के, और ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि ये कॉपर टी कितने ईयर के लिए लगाते हैं, इसका नाम क्या है, इस तरह से। कॉपर टी 200 3 ईयर के लिए यूज़ करते हैं, लगाते हैं, फिर उसके बाद बदल देते हैं या हटा देते, जो भी उनका। मल्टी लोड कॉपर टी 250, ये भी 3 ईयर के लिए होता है। मल्टी लोड कॉपर टी 375, ये 5 ईयर के लिए होता है। जो मल्टी लोड कॉपर टी 375 है ये 5 ईयर के लिए होता है, और मल्टी लोड कॉपर टी 250 ये 3 ईयर के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। किसके दौरान कॉपर टी का विपरीत संकेत होता है? गर्भावस्था के, पैल्विक में इन्फेक्शन के और हृदय रोग के, तीनों के विपरीत होता है संकेत। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए करतार सिंह समिति, ऑप्शन बी श्रीवास्तव समिति, ऑप्शन सी चड्ढा समिति, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। आपको बताना है कि बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चड्ढा समिति। किसके समिति द्वारा? चड्ढा समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक महामारी से पीड़ित होने वाला प्रथम व्यक्ति कहलाता है। एक महामारी से पीड़ित होने वाला प्रथम व्यक्ति कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अरे आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखें एंड तक। बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहती है। ऑप्शन ए प्राइमरी केस, ऑप्शन बी सेकेंडरी केस, ऑप्शन सी कंटेंट केस, ऑप्शन डी इंडेक्स केस। यहाँ कह रहा है कि एक महामारी से पीड़ित होने वाला प्रथम व्यक्ति कहलाता है। ये क्वेश्चन हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, आप खुद देख लीजिए। अगर पूरी सीरीज आप देखेंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि नहीं इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडेक्स केस। क्या बोलते हैं? इंडेक्स केस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कुष्ठ रोग कार्यक्रम के लिए सघन आईईसी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है। कुष्ठ रोग कार्यक्रम के लिए सघन आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य है। गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य यहाँ पूछा गया। ऑप्शन ए बीमारी का उपचार, ऑप्शन बी कलंकों को कम करना, ऑप्शन सी रोगी की पहचान, ऑप्शन डी रोग का उन्मूलन। आपको बताना है आईईसी की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है कुष्ठ रोग कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले हम बताएं कुष्ठ रोग क्या होता है। जो कुष्ठ रोग होता है जिसे हम लेप्रोसी बोलते हैं, इसका एक अदर नेम भी है हैंसन रोग। कभी कभी पूछ लेता है कि कुष्ठ रोग का अदर नेम क्या है, तो कुष्ठ रोग का अदर नेम क्या है? हैंसन रोग। और इसमें पेरिफेरल नर्व सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। कुष्ठ रोग में सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है? पेरिफेरल नर्व प्रभावित होते हैं। कुष्ठ रोग का जो जीवाणु होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। कौन सा होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसका जीवाणु का नाम और ये कहाँ पे प्रभावित करता है, इसका अदर नेम क्या है, इसकी ड्रग थेरेपी क्या है। ये इतने 4-5 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसका अदर नेम है हैंसन रोग, इसका जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और ये प्रभावित कौन सी एरिया को करता है? तो पेरिफेरल नर्व को प्रभावित करता है। और इसकी जो ड्रग थेरेपी है कौन सी है? मल्टी ड्रग थेरेपी, एमडीटी। एमडीटी का कभी कभी फुल फॉर्म कुछ नहीं पूछता तो डायरेक्ट पूछता है एमडीटी का फुल फॉर्म, तो मल्टी ड्रग थेरेपी। ऐसे पूछता है एमडीटी किसके लिए उपयोगी है? तो लेप्रोसी के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, कलंकों को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग रीड कीजिए। किसी समुदाय में प्रतिवर्ष 1000 की जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की जनसंख्या है किसी समुदाय में प्रतिवर्ष 1000 की जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या है। ऑप्शन ए क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन बी इन्फेंट डेथ रेट, ऑप्शन सी नियोनेटल डेथ रेट, ऑप्शन डी पेरीनेटल डेथ रेट। आपको बताना है किसी समुदाय में प्रतिवर्ष 1000 की जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बीमारी की रोकथाम का तृतीय स्तर संबंधित है। अभी मैंने बताया था जो प्रिवेंशन के 4 लेवल, उसी से एक क्वेश्चन है। बीमारी की रोकथाम का तृतीय स्तर संबंधित है। ऑप्शन ए टीकाकरण से, ऑप्शन बी अच्छा भोजन से, ऑप्शन सी सामान्य शारीरिक मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य का पुनर्वास, ऑप्शन डी अच्छा आराम व नींद। बीमारी की रोकथाम का तृतीय स्तर संबंधित है किससे? क्या तृतीय स्तर में क्या होता है? टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है? सामान्य शारीरिक मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य का पुनर्वास तृतीय उसमें स्तर पे होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, जिसमें रिहेबिलिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 80। वह रोग जिसे किसी देश से आयात किया जाता है जिसमें अन्यथा ऐसा नहीं होता है। इसमें कह रहा है कि वह रोग जिसे किसी देश से आयात किया जाता है जिसमें अन्यथा ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन ए विदेशी, ऑप्शन बी एपिफ्यूटिक, ऑप्शन सी स्थानिक मौसम, ऑप्शन डी महामारी।
ये किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं पता नहीं। कभी कभी 2-4 क्वेश्चन ऐसे हमेशा आते हैं कि थोड़ा समझ से बाहर रहते हैं। क्या लैंग्वेज उसकी रहती है, कितना घुमा फिरा के पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आशा योजना किसके साथ जुड़ा है? आशा योजना किसके साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए ICDS, ऑप्शन बी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी 20 अंक कार्यक्रम, ऑप्शन डी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। आशा योजना किसके साथ जुड़ा है? आप लोग बताएंगे। तो आशा योजना किससे जुड़ा है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। किससे जुड़ा है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब ICDS से कौन जुड़ा है? तो आंगनबाड़ी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से गलत वाक्य को पहचान करें। गलत वाक्य की पहचान करें। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन बी स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ व्यवहार प्रेरित रोगों में सुधार के साथ संबंधित है। ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा सीखने की सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन डी स्वास्थ्य शिक्षा में स्वास्थ्य प्रचार का विचार किया जाना चाहिए। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इसमें गलत की पहचान करना है, सही की पहचान नहीं करना, गलत की पहचान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ व्यवहार प्रेरित रोगों में सुधार के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में गुणों में शामिल है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के गुणों में शामिल है। यहाँ पर थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें पहले देखना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कौन कौन से गुण हैं, उसके बाद आंसर करना है। अनुकूलता, स्वीकार्यता, अनुकूलन योग्यता, मान्यता। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के गुण कौन कौन से हैं? अनुकूलता है, स्वीकार्यता है, अनुकूल योग्यता भी है और मान्यता भी। तो इसका अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है? डी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल है। फिर उसमें गुणों को बोला था, अब की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के टोटल कितने सिद्धांत हैं? 5। टोटल कितने सिद्धांत हैं? 5। आप पहले इनको रीड करिए। ऑप्शन ए में दिया है समानता विघटन। समानता विघटन। दूसरा है सामुदायिक, ये तो है। दूसरा है सामुदायिक भागीदारी, ये भी है। 3 पे है कवरेज और अभिगम्यता, ये भी है। फिर है 4th में अपॉरिटी फेरिटेंस और निरंतरता, ये नहीं है। मल्टी सेक्टोरियल एरियाज है, ये नहीं है। तो अब देखते हैं किसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट आंसर ऑप्शन ए पे। राइट आंसर ऑप्शन ए पे है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक स्वास्थ्य टीम के सदस्य के रूप में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के निम्न कार्य हैं सिवाय एक को छोड़कर। एक स्वास्थ्य टीम के सदस्य के रूप में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य हैं निम्न हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए उपकेंद्र का सर्वेक्षण कराएं और सभी परिवारों के रिकॉर्ड बनाएं। ऑप्शन बी माताओं और बच्चों को पोषण सलाह और टीकाकरण प्रदान करें। ऑप्शन सी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी बनाए रखें। ऑप्शन डी स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा दें। यहाँ पर कह रहा है एक स्वास्थ्य टीम के सदस्य, एक मिनट,
एक स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के रूप में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के निम्न कार्य हैं, सिवाय एक को छोड़ के। आपको बताना है वो कौन सा कार्य है। यहाँ पे पुरुष स्वास्थ्यकर्ता की बात हो रही है, ना कि महिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। माताओं और बच्चों को पोषण, सलाह और टीकाकरण प्रदान करे, फीमेल स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 2002। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम मलेरिया के बारे में जानते हैं कि मलेरिया किससे होता है और मलेरिया में क्या क्या होता है। तो जो मलेरिया है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है तथा रोगाणु का संचरण मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा किया जाता है। जो इसका संचरण है वो किसके द्वारा किया जाता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा इसका संचरण किया जाता है और ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। और प्लाज्मोडियम की टोटल 4 प्रजातियां होती हैं। कितनी प्रजातियां होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। कौन कौन सी 4 हुई? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 प्रजातियां हैं। मलेरिया में जो फीवर आता है उनकी कितनी स्टेज होती है? कई बार ये पूछा गया। मलेरिया में फीवर का जो फीवर में कितनी स्टेज होती हैं? तो 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी घुमा फिरा के, क्योंकि एग्जामिनर का कहा नहीं जा सकता वो कैसे घुमा फिरा के पूछे आपसे। तो आप ये नोट कर लीजिए कि मलेरिया में जो फीवर आता है उसकी 3 स्टेज होती हैं, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1958। राष्ट्रीय मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1953 में। लेकिन राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन यानी कि इराडिकेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1958 में। आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे बारीकी से। आपको पहला ऑप्शन दिखा 1953 और मुझे पता है कि आप लोग वही आंसर करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मलेरिया जो कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था वो 1953 में शुरू किया गया था। पहला ही ऑप्शन था, और आप अच्छे से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप पहला ही टिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है 1958। यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन मतलब इराडिकेशन प्रोग्राम, तो वो 1958 में शुरू किया गया था। अगर पूछता कंट्रोल प्रोग्राम तो 1953 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। जीवनचर्या बीमारियों लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए एनआरएचएम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित क्लिनिक कौन सा है? यहाँ कह रहा है जीवनचर्या बीमारियों लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए एनआरएचएम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित क्लिनिक कौन सा है? ऑप्शन ए डायबिटिक क्लिनिक, ऑप्शन बी एनसीडी क्लिनिक। एनसीडी का फुल फॉर्म है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऑप्शन सी पेन एंड पैलिएटिव क्लिनिक, ऑप्शन डी हाइपरटेंसिव क्लिनिक। ऑप्शन डी हाइपरटेंसिव क्लिनिक। यहाँ कह रहा है कि जो लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित क्लिनिक कौन सा है? आप लोग पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी एनसीडी। कौन सा है? एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर वेक्टर बोर्न बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कौन सी गतिविधियां चलाई जाती हैं? क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर
वेक्टर बोर्न बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कौन सी गतिविधियां चलाई जा रही हैं? ऑप्शन ए DEC ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी सोर्स रिडक्शन, ऑप्शन सी डॉट्स थेरेपी, ऑप्शन डी मास ट्रीटमेंट। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। वेक्टर बोर्न डिजीज कौन कौन सी होती है? जैसे मलेरिया, डेंगू, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ये सभी क्या हैं? वेक्टर बोर्न डिजीज हैं। तो उनके रोकथाम के लिए कौन सी गतिविधि चलाई जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सोर्स रिडक्शन, मतलब सोर्स को पता किया कि कहाँ से ये हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष में घोषित की? भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष में घोषित की? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1991। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष घोषित की? आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1983 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी फर्स्ट वाली? तो 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय स्वास्थ्य देखभाल मान्यता संस्था है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय स्वास्थ्य देखभाल मान्यता संस्था है? आपको बताना है। ऑप्शन ए JCI, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, ऑप्शन बी JCAHO, ऑप्शन बी NABH, ऑप्शन डी INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। यहाँ पे भारतीय स्वास्थ्य देखभाल की मान्यता प्राप्त संस्था के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसका एक्ट कब बना था? 1947 में। कब बना था? 1947 में। ये इम्पोर्टेंट संस्था है हेल्थ के लिए। तो आप लोग अपना स्कोर बताएंगे। 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना है? 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना आया है ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा है टोटल 30 क्वेश्चन में। मैं वेट करूँगी। और हमारी क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट